प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, स्वच्छता अभियान में बच्चों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कोझिकोड विमान हादसे का लिया जायजा। मृतकों और घायलों के लिए की अंतरिम राहत की घोषणा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 68.32% तक पहुंची। प्रदेश में अब तक 8,000 से ज्यादा संक्रमितों का किया गया इलाज। और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न। कोषाध्यक्ष को छोड़कर सभी पदों पर हुआ निर्विरोध निर्वाचन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि केंद्र के रूप में स्वच्छता केंद्र को विकसित किया गया है। राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उद्घाटन समारोह में भारत की स्वच्छता यात्रा पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। यह स्वच्छता केंद्र उच्च तकनीक पर आधारित अनुभव केंद्र है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का अवलोकन किया। केंद्र में ऑडियो विजुअल माध्यम के जरिए स्वच्छ भारत की सफल यात्रा का अनूठा प्रदर्शन किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाने की घोषणा की थी। स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण परिवेश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। देश के 55 करोड़ लोग खुले में शौच की समस्या से निजात पा चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान अब अपने दूसरे चरण में है। इसके तहत अब गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों से बातचीत की। मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। अच्छा, पूछिए। सर, आपको यहाँ पे कौन सा जोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा और पसंद आया? वैसे सब चीजें बहुत अच्छी है। यहाँ पर गेट पर आते ही चश्मे वाला गेट बनाया गया है, तो गांधी के चश्मों की याद दिलाता है और अंदर बहुत सी जानकारियां हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे हमेशा ही मेरा एक आकर्षण रहता है, वो गांधी होलो जो बॉक्स है, वो बहुत ही पसंद आया। यानी 3D में महात्मा जी को देखना जैसा लग रहा है अभी हमसे ही हमारे सामने खड़े हैं। उनके आवाज सुनना, उनके शब्दों को फिर से एक बार उनका संदेश सुनना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी वो मुझे मौका मिल गया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी जो गांधी जी बोल रहे हैं उसके एक एक शब्दों को बराबर बारीकी से सुना होगा। केरल के कोझिकोड में कल हुए विमान हादसे का आज नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जायजा लिया। घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अंतरिम सहायता देने की घोषणा की। I want to inform you that we will be making an interim relief payment of rupees 10 lakhs for each of the deceased, for rupees 2 lakhs for those who are seriously injured, and 50,000 of those for those who may have suffered minor injuries. This is over and above all the other compensations, etc., which might be forthcoming from different agencies, insurance of the aircraft, etc. गौरतलब है कि कल दुबई से कोझिकोड आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 पायलट सहित 18 लोगों की मौत हो गई।
देश में अब तक 14,27,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 68.32% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक 8,309 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना के 2,935 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 298 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें से रायपुर जिले के ही 118 लोग शामिल हैं। वहीं दुर्ग से 30, बिलासपुर से 28, कांकेर से 26, रायगढ़ से 17, राजनांदगांव से 16, बलौदाबाजार और नारायणपुर से 9, महासमुंद से 6 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। कल उपचार के दौरान प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो गई। ये सभी कोरोना संक्रमण के साथ ही दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देश भर में चर्चा का दौर जारी है, जिससे हर वर्ग से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारत विश्व गुरु बनने की राह की ओर अग्रसर होगा। 6वीं कक्षा से ही शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर जोर देने से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे। ये आज से बहुत कई वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, और ऐसा कहें कि 35 साल इसमें और देरी की गई। अब विद्या, कला और कौशल्य के साथ, और ये कहें कि शिक्षा के साथ साथ उद्यम भी करना, उद्योग की भी चिंता करना, और उसको बाल्यकाल से ही सब प्रकार से निपुण होना, ऐसे कुशलता वाले, कौशल्य वाले विद्यार्थियों को उस दिशा में आगे बढ़ाना, निश्चित रूप से इससे ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी तक शिक्षा में भी हम दूसरे के ऊपर निर्भर थे। आत्मनिर्भर भारत की एक कड़ी है, और यही रास्ता है, यही मार्ग है जो भारत की भव्यता और दिव्यता की ओर जाता है, भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर अग्रसर करेगा। श्री पांडे ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से न केवल रोजगार की समस्या का समाधान होगा, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी तैयार होंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मिशन से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। जांजगीर चांपा जिले में भी आजीविका मिशन के तहत बिहान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम भी महिला समूहों के जरिए महिला सशक्तिकरण में मददगार साबित हो रहा है। बिहान योजना का लाभ लेने वाली स्व सहायता समूहों में से एक है। चांपा क्षेत्र के बहेराडीह गांव का जय गंगा स्व सहायता समूह की महिलाएं बिहान योजना के तहत मिलने वाली मदद से वॉशिंग पाउडर और फिनाइल बनाती हैं। इन महिलाओं को कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिला पंचायत जांजगीर के सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि मिशन के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। एसएचजी की जो महिलाएं हैं, जिले में काफ़ी जगह पर फिनाइल, डिटर्जेंट पाउडर, इस प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही हैं। राज्य शासन के जो निर्देश हैं कि जितने भी हमारी शासकीय संस्थाएं हैं, उसमें यथासंभव एसएचजी के द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट जो क्वालिटी के हों, उनका क्रय किया जाना है। तो हमारा भी यही प्रयास है कि जो भी समूह प्रोडक्शन कर रहा है, उसको जो भी हॉस्टल्स हमारे हैं, स्कूल है या शासकीय कार्यालय है, वहाँ तक उनको पहुँचा के उनको मार्केट उपलब्ध कराया जाए और उनकी आय में वृद्धि की जाए। समूह की महिलाओं ने बताया कि उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराने से लेकर उत्पाद बनाने और उसके लिए बाजार उपलब्ध कराने तक में आजीविका मिशन के तहत सहायता मिलती है। महिलाओं का कहना है कि मिशन से जुड़कर उन्हें अपने गांव और घर में ही रोजगार मिल जाता है और वे अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। बनेला जय बिहान समूह ले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हन, और हमार समूह के पंजीयन भी करवा चुके हवन, और एकर लिए हमन अपन आमदनी, हमार घर के खर्चा भी घरे में रुक जाए, इसे बोल के सर्फ और फिनाइल के काम ले चालू करे हैं। अभी बिहान समूह से जुड़े हैं, हमन के मार्गदर्शन रेस्टोरेशन फाउंडेशन करी, और जेकर से हमार समूह आगे बढ़ी करके हमन बनात सर्फ और फिनाइल, जे हर घर में यूज होते, डेली के यूज होते, और बिक्री भी अच्छा है। हमन 2 बार और बना चुके हैं, बहुत अच्छा से मार्केटिंग होते। इस तरह आजीविका मिशन में ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी संवारने के साथ ही एक नए ग्रामीण भारत के निर्माण का मार्ग भी बनाया है।
गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को भुगतान शुरू हो गया है। कुछ पशुपालकों ने भुगतान के रूप में अच्छी खासी रकम प्राप्त की है, जिससे इस योजना की सफलता का आकलन किया जा सकता है। 20 जुलाई से 31 जुलाई तक गोबर बेचने वाले पशुपालकों को शासन द्वारा भुगतान किया गया। दुर्ग जिले के चंदखुरी गांव की द्रौपदी ने 10 दिन में गोबर बेचकर 31,000 रुपए कमा लिए। द्रौपदी का कहना है कि उसके पास 70 गायें हैं। गोधन न्याय योजना से पहले गोबर बर्बाद हो जाता था, अब ये कमाई का एक बड़ा जरिया बन रहा है। ऐसा ही मानना है चंदखुरी की ही सावित्री का। 65 गायों की पशुपालक सावित्री ने 10 दिनों में गोबर बेचकर 25,000 रुपए कमाए हैं। इन महिलाओं का कहना है कि दूध के व्यवसाय से पशुओं के चारे का खर्च मुश्किल से निकल पाता था, अब गोबर बेचने से आमदनी का स्रोत बना है। दूध के पैसा में भैंस के कर्जा भी नहीं छूटा है। 1 लाख 1.5 लाख भैंस के कीमत है, दाना भूसा की कीमत भी बहुत हो गई। अब बदलाव वही से अब ओकरे में भैंस का कर्जा भी छूटा जाही, हमरो मन के पेट चल जाही। खाता में पैसा आ गए तो 1 साल के बाद बहुत ज्यादा बदलाव आई। अभी कहाँ 15 दिन में थोड़े बदलाव आ जाये। अभी इस योजना से क्या फायदा दिख रहा है आपको? एकर से दाना भूसा खवात रहें 40 रुपया किलो में 1.5 लाख के भैंस लेते रहें तो कोई फायदा नहीं होत रही। 2-3 साल में कर्जा छूटत रहें। अब कुछ बदलाव आही, सरकार हमन ला बदलाव करत है तो हम मन बदलाव होबो। जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ एस आलोक ने बताया कि काफी कम समय में पशुपालक योजना से जुड़ने के लिए जिस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं, उससे काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। योजना के जरिए जैविक खाद बनाने के लिए बड़े पैमाने पर गोबर मिल सकेगा। इससे जैविक खेती की दिशा में बढ़ने के लिए काफी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि करीब 2400 हितग्राहियों को भुगतान दिया जा चुका है। इसमें निर्देश है कि गोबर विक्रय के 15 दिन के अंदर इसका भुगतान हो जाना चाहिए। तो जो प्रथम 2 सप्ताह के जो 20 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक इस जिले में 2499 व्यक्तियों के द्वारा 11,98,000 किलो गोबर का विक्रय किया गया था। और उनके इसमें जब उनका जो PFMS सबका अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद में हमारे करीब 2426 लोगों को, जो उसके लिए जिनका सब तरह का फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई थी, उनके लिए 23,59,000 रुपये की राशि हुई थी, जिसका कल भुगतान कर दिया गया है। श्री आलोक ने बताया कि इस योजना से पशुपालकों को जोड़ने के लिए गांव में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों का चुनाव आज रायपुर में हुआ। कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। महासचिव के पद पर गुरचरण सिंह होरा निर्वाचित हुए। प्रदेश टेनिस संघ के सचिव रहते हुए श्री होरा ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आज निर्वाचन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि संघ के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुने गए हैं। इनके अलावा उपाध्यक्षों, महासचिव और सह सचिवों का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ। श्री होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में ओलंपिक संघ प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को बढ़ावा देगा, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी तैयार करेगा। कोषाध्यक्ष के रूप में साहीराम जाखड़ का निर्वाचन हुआ। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, स्वच्छता अभियान में बच्चों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कोझिकोड विमान हादसे का लिया जायजा। मृतकों और घायलों के लिए की अंतरिम राहत की घोषणा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 68.32% तक पहुंची। प्रदेश में अब तक 8,000 से ज्यादा संक्रमितों का किया गया इलाज। और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न। कोषाध्यक्ष को छोड़कर सभी पदों पर हुआ निर्विरोध निर्वाचन।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।